नमस्कार मित्रों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आपके चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, हमने अपने राष्ट्रीय आंदोलन के पिछले अध्याय में देखा आईएनए, आजाद हिंद फौज, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो इंटरकनेक्शन था हमने जानने का प्रयास किया। कुछ ऐसी चीजें जो हमसे छिपाई जाती है या हम उसको जानने का प्रयास नहीं करते हैं, मैंने उस पर से धूल हटाने का प्रयास किया और आपके कमेंट और लाइक देखकर लगता है कि नहीं आपको पसंद आया। चले तो अगले भाग में हम आज चलते एक ऐसे महापुरुष के बारे में जो वास्तव में भारतीय स्वतंत्रता के कर्णधार थे। वह भी मित्रों, वैसे कर्णधार हमारे देश में इतने ज्यादा हुए हैं कि उनको एक जगह समेटना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हुए जो भारत भूमि में रहकर भारत माता की आराधना किए, पूजा किए और अंग्रेजों से नहीं, भारत के चाहे वो बाह्य दुश्मन हो, आंतरिक दुश्मन हो, सबसे लड़ा। लेकिन कुछ लोग बाहर रहकर लड़े। उसमें से हमने रास बिहारी बोस को देखा, सुभाष चंद्र बोस को देखा। अब आज एक हस्ती की बात कर रहे हैं जिनको लगा कि भारत के राजे और रजवाड़े वह काम नहीं कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए। वह है तो भारत माता के संतान, लेकिन अंग्रेजों की चाकरी करते हैं, गुलामी करते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं और भारतीयों को नफरत की दृष्टि से देखते हैं। तब वो जाते हैं विदेश और वहां से संचालन करते हैं। एक जबरदस्त योद्धा, एक प्रकांड विद्वान, एक संस्कृत का दुर्धर्ष योद्धा। जी हाँ मित्रों, उनका नाम है श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा। जी हाँ, शायद आपको नाम याद आ गया होगा। एक ऐसी मशहूर हस्ती जिनको पढ़ने वाले लोग तो जानते हैं, कुछ लोग सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से देखकर फिर भूल जाते हैं। लेकिन मित्रों, इनको जानिए, जमकर जानिए। इससे फायदा ये होगा कि परीक्षाओं में इनसे संबंधित जितने भी सवाल रहेंगे हम तुरंत क्रैक करेंगे और एक महापुरुष को जानने का मौका मिलेगा। महापुरुष को जानने से हमारे भारत के उन वीरों को जानने का सौभाग्य मिलेगा जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। ठीक है मित्रों, चलिए तो देखते हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा का योगदान क्या है हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। जन्म इनका गुजरात के मांडवी। मित्रों, मैंने आज लिख दिया है अपने प्रकृति के विपरीत, जो कि मैं लिखता नहीं हूं, डायरेक्ट लिखता हूं, लेकिन जानबूझ के कम से कम आपका 10 मिनट बचाने के हिसाब से, क्योंकि वीडियो मेरे बहुत बड़े हो जाते हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा हिंट दे दूं और सबसे बड़ा फायदा वो होगा कि आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। आपको नोट्स बनाने में या समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी, इसलिए मैंने कुछ पॉइंट लिख दिया है। तो इनका जन्म गुजरात के मांडवी नामक जगह पर हुआ था और ये आज बहुत ही मशहूर जगह है। क्यों मशहूर अभी हम देखते हैं। चूंकि एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ था, यह धरा धन्य हो गई। तो गुजरात के मांडवी में इनका जन्म हुआ। जन्म होने के बाद जैसे कि सारे लोगों की पढ़ाई लिखाई होती है, ठीक ठाक उन्होंने अपना इंटरमीडिएट किया। फिर उसके बाद पिताजी से इन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि देखिए, चूंकि पिताजी बहुत बड़े व्यवसायी थे, इनके बिजनेसमैन थे, उनसे इन्होंने कह दिया कि देखिए, मैं पैतृक ये जो व्यवसाय है ना, इसको संभालने में सक्षम नहीं हूं, ये नहीं संभाल सकता। मैं कुछ अपने भारत माँ की साधना करना चाहता हूँ, आराधना करना चाहता हूँ, कुछ सेवा करना चाहता हूँ, कुछ अच्छी चीज करना चाहता हूँ, विद्वान बनना चाहता हूँ, उसके बाद जैसा माहौल होगा देखा जाएगा। तो पिताजी आधुनिक उन पिताओं की तरह नहीं थे, नहीं पढ़ो, सिर्फ पढ़ो। उन्होंने कहा कि ठीक है। बड़े खुश हुए, उनको लगा कि चलिए कोई बच्चा तो थोड़ा अलग करने का प्रयास कर रहा है। जी हाँ, गुजराती ज्यादातर आप जानते हैं कि व्यावसायिक प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि चलो ठीक है। कई जगह मिलता है कि बचपन में इनके पिताजी गुजर गए, लेकिन ज्यादातर कहानियां, इतिहास बताता है कि इनके पिताजी ने इनको सपोर्ट किया। ठीक है, तो पिता का सहयोग इनको मिला और इन्होंने कहा कि पहले ही अपनी मेधा शक्ति को मजबूत करो, विद्वान बनो। तब ये संस्कृत पर जोर डाले। अंग्रेजी पर पहले अच्छी पकड़ किया, संस्कृत पर इन्होंने बहुत जोर दिया। सबसे बड़े इनका सहयोग मिला स्वामी दयानंद सरस्वती। आपको पता होगा मित्रों, दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक। सबसे बड़ी खासियत इनमें थी कि संस्कृत के प्रकांड विद्वान, और इनके फेल्योर होने का, फेल तो नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, आर्य समाजी हमारे देश में आज भी है, बहुत ज्यादा है, लेकिन उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुए जितना इनको होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि इनके ज्यादातर जो
वाक्यांश होते थे, भाषण होते थे, संभाषण होते थे, वो सब संस्कृत में होते थे। और हमारे भारत की जनता संस्कृत को सुनने के इतने अभ्यस्त नहीं थी, तो इसलिए उनकी बातें बहुत कम समझ में आती थी। ये धड़धड़ा के तड़ 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 एकदम संस्कृत बोलते थे, बहुत कम लोग समझते थे। तो हमारे श्याम जी कृष्ण वर्मा जी, इनको लगा कि अगर संस्कृत का प्रकांड विद्वान बनना है तो इनकी छत्र छाया में आना जरूरी है। आर्य समाज का वह दौर था। जी हाँ, तो कहते हैं कि जब स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी मुंबई में, तो उसमें भी एक ये सदस्य थे। सच्चाई कहां तक है बस ये जानिए कि बिल्कुल रहे होंगे, क्योंकि उनके कदमों में ही रहकर ये संस्कृत सीखने का प्रयास करते हैं और जमकर सीखते हैं। यहां तक कि काशी के विद्वानों ने उनको, सोचिए वर्मा है और इनको पंडित की उपाधि दी। इनको पंडित की उपाधि दी मतलब एक नान ब्राह्मण को एक विद्वान ब्राह्मण की उपाधि से विभूषित होने वाले मेरे ख्याल से ये पहले व्यक्ति थे। तो संस्कृत सीखा इन्होंने दयानंद सरस्वती जी से और इनकी विद्वता से प्रभावित भी हुए। दयानंद सरस्वती इनको बहुत मानते थे। श्याम जी कृष्ण वर्मा, ध्यान दीजिएगा, आर्य समाजी थे। आर्य समाजी होने का एकमात्र पर्पस था संस्कृत सीखना और उनकी कुछ शिक्षाओं को ग्रहण करना। तो यहाँ ये चलता रहा क्रम। और चूंकि स्वामी दयानंद सरस्वती को चाहने वाले देश में भी थे, विदेश में भी थे। तो एक बार हुआ क्या कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में है, जिसके हम उस समय गुलाम थे। तो वहां पर एक संस्कृत के प्राध्यापक की जरूरत पड़ी। तो उन्होंने दयानंद सरस्वती से कांटेक्ट किया और कहा कि अगर आपके विचार में कोई विद्वान आदमी हो तो भेजिए यहाँ पर पढ़ाने के लिए। तो दयानंद सरस्वती की निगाह में तो बड़े बड़े विद्वान थे, लेकिन उन्होंने इनका नाम सुझाया, किसका? श्याम जी कृष्ण वर्मा। ध्यान दीजिएगा, श्याम जी कृष्ण वर्मा स्वामी दयानंद सरस्वती के सिफारिश पर संस्कृत के अध्यापक बनने के लिए जाते, कहा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, जहां पढ़ने के लिए लोग तरसते थे, जहां एडमिशन नहीं होता था, दाखिला होने बहुत बड़ी बात थी, वहां पर ये अध्यापन करने जा रहे थे। और जाते वहां पर एक अंग्रेज के अंडर में ये पहले तो शिक्षा अध्ययन करते हैं, माने वहां पर इन्होंने क्या किया, बीए किया, फिर एमए किया, ध्यान देना। और कहा जाता है कि ऑक्सफोर्ड से बीए करने वाले प्रथम आदमी, एमए करने वाला प्रथम आदमी, फिर बार एट लॉ, बार एट लॉ माने एक बैरिस्ट्री की डिग्री यानी वकालत की डिग्री इन्होंने ये लिया ऑक्सफोर्ड से। ठीक है, तो वहां पर अध्ययन तो किया ही, फिर अध्यापन भी किया। संस्कृत इन्होंने पढ़ाया, जम करके पढ़ाया और कई अच्छे लोगों के संपर्क में आए। वहां पर इन्होंने देखा, अंग्रेजी शिक्षा को तो इन्होंने देखा ही, वहां के चाल चलन, हाव भाव, या इन्होंने ये देखने का प्रयास किया कि अंग्रेज लोग पूरी दुनिया पर कैसे राज किए, क्या कारण क्या है। तो देखा उनका टाइम मैनेजमेंट जबरदस्त था, एक एक सेकंड की वैल्यू करते थे। सबसे बड़ी बात अनुशासन, डिसिप्लिन, उनका लाइफ एकदम बिल्कुल जैसे मशीनी ढंग से चलता था। तो उन्होंने कुछ ग्रहण करने का प्रयास किया कि ओ कुछ न कुछ तो है इन लोगों में, भले ही नेगेटिव चीजें बहुत हो, साम्राज्यवादी विचार हो, हड़पने का उनके इरादा हमेशा रहता हो, लेकिन कुछ तो है जिससे इतनी कम संख्या में इन्होंने पूरी दुनिया पर राज किया। तो वहां काफी चीज देखा। देखने के बाद वो सोचते हैं, धीरे धीरे घर आने का प्रयास करते हैं कि बस बहुत कुछ हो चुका, पढ़ना था पढ़ भी लिया, डिग्री लेना था बैरिस्ट्री का वो भी ले लिया, पढ़ा भी लिया, अच्छा खासा संस्कृत वहां पढ़ाए और भी परिमार्जित हो गया इनका संस्कृत। फिर वहीं पर लंदन में ही इनको, आपने नाम सुना होगा मित्रों, जर्मनी के महान विद्वान मैक्स मूलर। हम और आप जानते हैं कि हमारे भारत का इतिहास जो आज के हिसाब से पढ़ाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, फिर उसके बाद वैदिक काल, कि आर्य लोग कहां से आए, पता नहीं कहां कहां से आए, सब लोगों ने क्या क्या कहा, लेकिन आज भी सबसे ज्यादा माना जाता है मैक्स मूलर का मध्य एशिया के इतिहास। इन्होंने कहा मध्य एशिया, याद करिए पांचों तान, है ना, आपको मध्य एशिया माने कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे यहीं से भारतीय आर्य लोग यहाँ पर आते हैं। जबकि इसको बाद में बहुत खंडन हुआ है, लेकिन फिर भी वही मैक्स मूलर विद्वान जिसको आज हमारे भारतीय लोग बहुत ही सम्मान के नजरिए से देखते हैं, वो मैक्स मूलर इनसे मिले, श्याम जी कृष्ण वर्मा से। तो इन्होंने देखा कि ये मैक्स मूलर साहब वेदों की व्याख्या कर रहे हैं, इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन इनको त्रुटियां बहुत दिखाई दी, क्योंकि
वेद संस्कृत में है और वेद को अगर उस पर टीका टिप्पणी करना तो संस्कृत में लिखे तो ज्यादा मजा आए। तब इन्होंने सोचा कि नहीं नहीं, वेद को फैलाना है तो चलिए ठीक है, मैं इनका सहयोग करता हूं। तो इन्होंने खुद इनसे सहयोग बढ़ाया और मैक्स मुलर को संस्कृत सिखाने का प्रयास किया और सिखाया भी, नो डाउट। और उसके बाद वेदों पर इन्होंने काफी कुछ रिसर्च किया, भाष्य लिखा और वेदों को काफी दूर तक फैलाया। तो कहा जाता है कि वेदों के पुनरुद्धारक थे ये, खास करके यूरोपियन देशों में। कौन? मैक्स मुलर। विवेकानंद जी से भी इनकी मुलाकात हुई थी। मैक्स मुलर की बातें हम बाद में करेंगे, बस इतना जानिए कि मैक्स मुलर ने हमारे भारतीय वेदों को, जी हाँ, फैलाया यूरोप में, लेकिन उतना सफल नहीं हो सकते थे अगर इनको संस्कृत का ज्ञान नहीं होता। और संस्कृत का ज्ञान किसने दिया? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इनको दिया। तो मैक्स मुलर का यहां पर इन्होंने यूज किया वेद को प्रचार प्रसार करने में। अब इनको लगा कि चलिए बहुत कुछ हो गया, चले घर चलते हैं। इन्होंने 1885 में, जिस साल कांग्रेस की स्थापना यहां पर हुई थी एओ ह्यूम द्वारा, उस समय यहां पर वापसी करते हैं और उनको लगता है कि चलो ज्ञान तो बहुत ले लिया, देश सेवा करने का माध्यम तो ढूंढना ही है, लेकिन सबसे पहले हमारा आर्थिक उपार्जन एक अच्छे ढंग से होना चाहिए। तो इन्होंने कुछ जगहों पर काम करना शुरू किया। सबसे पहले तो बंबई में हाई कोर्ट में वकालत किया, फिर उसके बाद अजमेर। ध्यान दीजिएगा मित्रों, स्वामी दयानंद सरस्वती का सबसे प्रिय जगह था अजमेर। अजमेर जहां पर आज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, अजमेर में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, अजमेर में बहुत कुछ है, जहां पर पृथ्वीराज चौहान का कुल दुनिया भर का जितनी कहानियां हैं बहुत बसी हुई अजमेर। तो अजमेर में ये वकालत किए, बंबई में वकालत किए, उसके बाद 3 जगह की दीवानी किया इन्होंने। 3 जगह, ध्यान दीजिएगा। दीवान, दीवान बहुत बड़ा पद होता है। अब चूंकि संस्कृत के विद्वान तो थे ही, उसके बाद इनका अच्छा खासा संपर्क आर्य समाज से था, तो उसके आधार पर इनको दीवानी मिलती गई। तो 3 जगह, एक तो उदयपुर में किया और गुजरात में किया, गुजरात के तो थे ही, और रतलाम में किया। रतलाम माने मध्य प्रदेश, ठीक है। 3 जगह की इन्होंने दीवानी की। ध्यान दीजिएगा, दीवानी, दीवान बहुत बड़ा पद होता है, जी हाँ। तो 3 जगह की दीवानी, अच्छा खासा इनको प्रॉफिट हुआ। फिर छोड़ करके एक बार हुआ क्या कि कांग्रेस से इनका लफड़ा हो गया और भारत में हैं, आप अंग्रेज के गुलाम हैं और अंग्रेजों के द्वारा अगर कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का शाब्दिक कष्ट हो रहा है, जैसे गाली गलौज से कुछ हो गया, तो इन्होंने छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। उसके बाद जो पैसा था इनके पास 32-34 हजार, उन्होंने कॉटन मिल, माने एक सूती वस्त्र का जो मिल में, उसमें पैसा लगा दिया और कमाए। लेकिन फिर उनको बाद में एहसास हुआ कि ये सब बेकार लग रहा है, ये देश की सेवा नहीं हो रही है। खास करके ये राजा रजवाड़े जहां पर दीवान थे, इनको लगा कि ये सब तो बस जी हजूरी करते हैं अंग्रेजों की, यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, अब चलते इंग्लैंड, वहीं से जो कुछ होगा होगा। क्योंकि वहां पर लोगों का निगाह उतना तेजी से नहीं जाएगा, यहाँ पर तो दबा देते हैं, कुचल देते हैं अंग्रेज लोग। तनिक भी देखते हैं कि उभर रहा है क्रांतिकारी, दबा देते हैं। तो इन्होंने धीरे से प्रवास किया, कहां पर? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में मित्रों, ये इंडिया हाउस, इसकी तो जितनी चर्चा की जाए सब कम है। इंडिया हाउस आपने अगर नाम सुना है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सुना तो ध्यान दीजिएगा। इंडिया हाउस इंग्लैंड में, इन्होंने लंदन में एकदम बिल्कुल धनी इलाके में, आपको पता है लंदन जिस प्रकार से हमारे दिल्ली का कनॉट प्लेस है, महंगे शहर है, वहां पर रूम लेना कितनी बड़ी बात होती है, उसी प्रकार से इन्होंने लंदन में 3 मंजिला भवन लिया। और मिलता कहां? पैसा तो किसी गुजराती ने दिया, इनके पास पैसा उतना था नहीं, गुजराती मित्र ने दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात कि एक आदमी को आर्थिक संकट से गुजर रहा था, वो जल्दी में होने पौने दाम में बेच दिया। वो उस बेचारे को कहीं जाना था, इंग्लैंड का ही था वो, तो उसने बहुत कम दामों में बेच दिया, जिसको श्यामजी कृष्ण वर्मा ने खरीद लिया। और खरीदने के बाद उस पर लिखवा दिया एक बोर्ड बड़ा सा, इंडिया हाउस, माने यह भारत का। सोचिए, विदेश में रह करके भारत से प्रेम, भारत की चीजें लिखते हैं, एक दिन में अपने गांव से निकलते हैं, अपने गांव का नामो निशान भूल जाते हैं आज के लोग। उस दौर में था कि इंग्लैंड में रह करके वहां इंडिया हाउस नाम लिखते हैं। और उसके बाद इन्होंने सोचा कि इसका यूज कैसे किया जाए। तब इन्होंने छात्रवृत्ति निकाला, मतलब स्कॉलरशिप निकाला। यानी ये जो है स्कॉलरशिप, कई स्कॉलरशिप निकाला, 4 स्कॉलरशिप निकाला।
जिसमें से शिवाजी स्कॉलरशिप, दयानंद सरस्वती स्कॉलरशिप नाम से दयानंद सरस्वती, और राणा प्रताप, ये 3 मुख्य थे। राणा प्रताप नाम से स्कॉलरशिप, आपको पता होगा हमारे देश के बहुत से ऐसे प्रबुद्ध, बहुत ही विद्वान लड़के जो थे, अगर उनको स्कॉलरशिप नहीं मिला होता, मैं तो कहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर और कई लोग ऐसे हैं जो कि अगर उनको स्कॉलरशिप नहीं मिला था तो बाहर जाके पढ़े नहीं होते और शायद उनका इतिहास कुछ और होता। तो स्कॉलरशिप के माध्यम से इन्होंने सोचा कि लोगों को यहाँ पर बुलाऊं और जो भारत से यहाँ पर पढ़ने आते हैं, अगर उनको हॉस्टल की जरूरत है तो इसी में क्यों ना रखा जाए, थोड़ा सा उनसे चार्ज लिया जाए लेकिन यहीं पर रखा जाए। तो इंडिया हाउस में 25 लोग आए, पहले 25 लोग आए, ध्यान दीजिएगा। कौन थे वो? हॉस्टल के रूप में उसको बना दिया। जिस प्रकार से हमारे अन्ना हजारे जी ने, कहा जाता है कि अपने घर द्वार बेच करके एक हॉस्टल बनाए हैं, लोगों को फ्री में वहां रखते हैं, उसी प्रकार से इन्होंने बनाया कि छात्रों के बीच में बहुत ज्यादा जोश होता है, उनको इतिहास भूगोल की जानकारी होती है, उनको अपने देश से लगाव होता है, इसलिए इनको बुलाया जाए, एक जगह बैठाया जाए। तो 25 लोग आए वहां पर, ये सबको राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित करते थे, भाषण देते थे, उनको उकसाते थे, उनको उत्तेजित करते थे, अपने भारतीय गुलामी की तस्वीर प्रस्तुत करते थे। कहने का मतलब आप कल्पना करिए कि एक ऐसा मकान लिया जहां पर भारतीय लोग आए, भारतीय छात्र लोग आए, उनको इकट्ठा करके, कहते हैं कि 16 रुपए वहां रोजाना का खर्च होता था। लेकिन स्कॉलरशिप से जो आते थे, जो भारत से जो डायरेक्ट आते थे स्कॉलरशिप के माध्यम से, उनको कोई पैसा नहीं देना पड़ता था, उनको वैसे ही रहना पड़ता था। तो उसमें शिवाजी के माध्यम से आए थे वीर सावरकर। ध्यान दीजिएगा मित्रों, वीर सावरकर, अगर इनको आप नहीं जानते हैं तो भारत के इतिहास के आई थिंक बहुत बड़े भाग को आप बिल्कुल नहीं जानते हैं। वीर सावरकर, वीर दामोदर सावरकर, जी हाँ सावरकर, इनका जिक्र हम अलग से करेंगे, लेकिन यहां पर थोड़ा जिक्र करना जरूरी है कि शिवाजी नामक छात्रवृत्ति जो स्कॉलरशिप दिया गया था, तो भारत में इस स्कॉलरशिप का प्रयोग करके आने वाले थे वीर सावरकर। और कहां आए? इंडिया हाउस में, लंदन के इंडिया हाउस में आकर रहने लगे। जी हाँ मित्रों, एक और कौन आए थे अभी आगे देखते हैं हम लोग। तो यहां पर एक पत्रिका ये निकालते थे, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका निकालते थे। ध्यान दीजिएगा, इसकी स्थापना कब हुआ था? इंडिया हाउस का स्थापना 1906 में हुआ था, 1906 में। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा के लिहाज से तो है ही, लेकिन जानकारी 1906, याद करिए वही दौर जिस समय बंगाल का विभाजन हुआ था। चूंकि श्यामजी कृष्ण वर्मा बंगाल के विभाजन से भी बहुत दुखी थे। 1905 में लॉर्ड कर्जन के उस विकृत मानसिकता का एक प्रतीक था, बंगाल का विभाजन तोड़ दिया। हमारे भारतीय क्रांतिकारियों के उभरते हुए उस आंदोलन स्वरूप जिज्ञासा को, उनकी उत्कंठा को तोड़ के रख दिया था 1905 में। और उन्हीं सब कष्ट को देख करके तो लंदन आए थे हमारे श्यामजी कृष्ण वर्मा जी, और 1906 में इंडिया हाउस बनाया। वहां पर कौन आए? वीर सावरकर जी आए, और इन्होंने वहीं से इंडियन सोशलॉजिस्ट नामक पत्रिका निकाल करके थोड़ा थोड़ा भारतीयों को प्रेरित करने लगे। ध्यान दीजिएगा, बस वही उनका कर्तव्य था। इसी इंडियन सोशलॉजिस्ट का मतलब था कि अपने भारत के गुलामी और जो अंग्रेजों की चाल है उसके बारे में जागरूक करना। धीरे धीरे ये निगाह में आने लगी, अंग्रेजों की निगाह में धीरे धीरे पहुंचने लगी। ठीक है मित्रों, अब कहते हैं कि नरमपंथी विरोधी थे। जब नरमपंथी विरोधी हैं, इसका मतलब उग्रपंथी विचारधारा के थे। इसका मतलब तिलक उलक के गर्मपंथी जो विचारधारा थे, लाल बाल पाल, इनके पक्षधर थे। तो एक बार यहाँ पर कहते हैं कि नौरोजी साहब, दादा भाई नौरोजी और एओ ह्यूम जिन्होंने कांग्रेस का स्थापना किया था, ये दोनों यहाँ पर आते हैं इंडिया हाउस में, और इनसे जब बातचीत करते हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा, तो उनको लगता है कि यार ये तो आजादी लेना चाहते हैं क्रमिक विकास से, धीरे धीरे अनुनय विनय मांग जांच के, भीख मांग करके। तो उनको बड़ा कष्ट हुआ, उनको लगा कि ऐसे कोई आजादी सफल नहीं हुई है। और उस समय गांधी जी का आविर्भाव हुआ नहीं था बिल्कुल, भारत में तो 1915 में आते हैं। तो इनकी विचारों को जानकर उनको बड़ा कष्ट हुआ, उनको लगा कि नहीं, अब हमको कुछ करना चाहिए, हमको कुछ करना चाहिए। और उनको सबसे बड़ा साथी कौन मिला मित्रों? उनको सबसे बड़ा साथी मिला वीर सावरकर जैसा एक ऐसा योद्धा जिस पर जितना गर्व किया जाए कम है। ठीक है मित्रों, एक मात्र आदमी जिनको 2 बार काले पानी की सजा हुई, एक मात्र आदमी
जिन्होंने सबसे पहले लंदन में जाकर के अंग्रेजों के सामने अंग्रेजी भाषा में गुंडई दिखाया। और सबसे पहले अगर देखा जाए तो लॉ की डिग्री वाला, मैंने कई चीजों में इन्होंने पहले किया। यहां तक कि स्वदेशी वस्त्रों की जो होली जलाई थी गांधी जी के पहले अगर इन्होंने जलाई थी, तो वीर सावरकर का सबसे ज्यादा नाम कब जुड़ता है? जो अंडमान निकोबार में एक जेल है, कौन सी काले पानी की सजा जहां दी जाती थी, वहां से इनको ज्यादा जोड़ा जाता है। तो इनकी इतनी बड़ी गाथा है कि इनको अलग से मैं एक वीडियो में आपको दिखाऊंगा, दर्शाऊंगा, तब समझ में आएगा वीर सावरकर की मैं क्यों इतनी प्रशंसा कर रहा हूं। तो इनको एक अच्छा मित्र मिला, एक अच्छा शिष्य मिला। किसको? श्यामजी कृष्ण वर्मा को। कौन? वीर सावरकर के रूप में। और वहां पर यह भी गठने लगी, मतलब लोगों को, छात्रों के बीच में, चूंकि विद्वान आदमी थे, बहुत प्रकांड विद्वान कवि आदमी, यह भी लोगों को उभारते थे, उत्तेजित करते थे। यहाँ तक कि शस्त्र की ट्रेनिंग भी देते थे, बंदूक चलाना सिखाते थे, कई ऐसी चीजों की। और इनके आने से एक खासियत क्या हुआ कि 1907 में इन्होंने, याद करिए, हमारे देश का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन 1857 में हुआ था। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम मित्रों, लॉर्ड कैनिंग के काल में, याद करिए, झांसी की रानी और ये सारी जो जितने बड़े बड़े आंदोलन हुए थे, लखनऊ में, झांसी में, सतारा में, ग्वालियर में, ये सारे आंदोलन का जो निचोड़ था, उसको मनाने के लिए, उसके प्रति अपना प्यार दर्शाने के लिए, उसके प्रति अपनी जज्बा दिखाने के लिए 50वीं सालगिरह ये मना रहे थे। कहां पर? वहीं पर इंडिया हाउस में 50वीं सालगिरह 1907। ध्यान दीजिए, 57 से 7 कर दोगे 50 साल। तो वीर सावरकर वहीं मना रहे थे। और उसी में कुछ जासूस भी थे, अंग्रेजी जासूस। कैसे आप रह सकते हो भाई लंदन में रह करके? ठीक है, आप चोरी छिपे बहुत कर सकते हो, लेकिन फिर भी वहां पर उनके ऊपर जासूसी बैठा दी गई थी। 7 का दौर है मित्रों, 1 साल हुआ था। श्यामजी कृष्ण वर्मा धीरे धीरे अब अपने अभियान को दूसरी तरफ मोड़ रहे थे। चलते देखते हैं। तो नौरोजी और ह्यूम से दुखी होकर के इन्होंने अपने ढंग से क्रांति को संचालित करने का प्रयास किया। दूसरी बात, सावरकर की बात हमने किया। मदनलाल धिंगरा, इनका चर्चा ना हो तो मजा ही नहीं है। ये आदमी पंजाब के थे। ध्यान दीजिए, पंजाब के ऐसे परिवार से थे जिनके परिवार के एक एक सदस्य अंग्रेजों का गुलाम था, भक्त था, दोस्त था। इनके पिताजी, इनके माताजी, इनके भाई, 5 भाई थे, सारे लोग अंग्रेजों की चाकरी करते थे, गुलामी करते थे, मतलब उनके दोस्त थे। उनको लगता था कि अंग्रेज हमारे माई बाप है, अंग्रेज हमारे सहयोगी है, सहायक हैं। लेकिन ये पता नहीं कहां से दूसरी विचारधारा के। ये लाहौर में जब पढ़ रहे थे, उस समय प्रिंसिपल के खिलाफ छात्र आंदोलन किया, वहां से मार के निकाल दिया गया इनको। उसके बाद इन्होंने तांगा चलाया, कमाने के लिए तांगा चलाया खूब। उसके बाद ये एक मिल में गए, मजदूर बन के काम कर रहे थे, वहां पर यूनियन लीडर बनने का प्रयास किया, यूनियन बनाने का प्रयास किया, वहां से निकाल दिए गए। हर जगह से इनको निराशा हुई, मतलब थोड़े उग्र विचार के थे, पता नहीं कहां से ये सबसे अलग पैदा हो गए थे। तब इनके पिताजी को बड़ा कष्ट हुआ और इन्होंने अपने मित्र कर्जन वायली, ध्यान दीजिएगा, कर्जन वायली उस समय भारत सचिव थे, इंग्लैंड में रहते थे मित्रों। ध्यान दीजिएगा कि 1857 के बाद जब हमारी क्रांति तो फेल हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी भागते भागते बची, हम लोग जीतते जीतते बचे। शुरू में तो हमने दबाया अंग्रेजों को, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने हमको रौंद दिया, हर तरफ से मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, राजनीतिक, हर तरफ से हमारे दमन किया, पतन किया। उसके बाद अंग्रेजों को लगा कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो अभी तक राज कर रही थी भारत में, ये इसका कोई काम नहीं है, इसको इन्होंने भगा दिया, मतलब इंग्लैंड में भगा दिया। और डायरेक्ट शासन कहां से होगा? इंग्लैंड से। हमारे भारत पर राज अब डायरेक्ट इंग्लैंड से होने लगा। कब से? 1857 से। और उसको असली मोटिवेट कौन करता था, वहां से चलाता कौन था? भारत सचिव। वही भारत सचिव हमारे थे कर्जन वायली। ध्यान दीजिए, कर्जन वायली ये किसके दोस्त थे? इनके पिताजी के, मदनलाल धिंगरा के पिताजी के दोस्त थे। इन्होंने सोच लगाया कि यार ये मेरा बेटा तो एकदम बेकार हो चुका है, अंग्रेजों से पता नहीं क्यों नफरत करता है, इसको मैं भेज रहा हूं लंदन, तुम जरा इसका अच्छी जगह से एडमिशन करवा दो। तो कर्जन वायली ने कहा कि चलो ठीक है, भेजो यार, मित्र हो, भेजो ना, अगर वो हमारे खिलाफ जा रहा है तो हम उसको अपने में मिलाना जानते हैं, भेजो। और आए और यूनिवर्सिटी में एडमिशन किया, कुछ अच्छी डिग्री भी लिया। ध्यान दीजिएगा, उस समय तक
ये विद्रोही थे लेकिन देशभक्त नहीं हुए थे, क्योंकि तब तक ये इंडिया हाउस में ये आए नहीं थे। उसी समय इनको इंडिया हाउस में आने का मौका मिला, और जब वहां पर बैठे, वहां पर वीर सावरकर के विचार जाने, श्यामजी कृष्ण वर्मा के विचार जाने, तब इनको लगा ओ तो गड़बड़ है, अभी तक तो मैं दिग्भ्रमित था, अब असली रास्ते पर आया हूं, अच्छी जगह पर आया हूं। तो इन्होंने कहा, पहले वहां कसम लेना पड़ता था, जो भी उस इंडिया हाउस में रहता था सबको कसम लेना पड़ता था कि अगर पढ़ने के बाद कहीं नौकरी मिलती है तो सरकारी नौकरी, मतलब अंग्रेजों की नौकरी तो नहीं करनी है, अपने देश की सेवा करनी है। तो इन्होंने भी कसम लिया था। तो सावरकर ने कहा कि परीक्षा दोगे? इन्होंने कहा बिल्कुल दूंगा। कहा तुमको एक आदमी को मारना होगा? कहा बिल्कुल मारूंगा। कहा किसको? कहा करजन वाली को। इनको झटका लगा कि मेरे पिताजी के दोस्त करजन वाली, कहा ये क्या कर रहा है? कहा ये साला हम लोग जो इंडिया हाउस में करते हैं ना, इसने एक नौकर रखा हुआ है। मत सोचिए, इनको पता है वीर सावरकर को, लेकिन जानबूझ के उस नौकर को हटाए नहीं कि हम लोग ऐसे ढंग से प्रदर्शित करें, ऐसी चीज उसको बताने का प्रयास करें जो जानबूझ के जाके वो अपने गुरु को बताए, करजन वाली को बताए। तो इनको पता था। कहे नौकर यहाँ पर है करजन वाली का? हाँ। कहे जितने लोग भारत के यहाँ पर क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त है, उनके ऊपर ये निगाह रखता है, इनको टॉर्चर करता है, उनको पकड़वाता है, जेल में बंद करता है, मरवा भी देता है। कहा अच्छा, बिल्कुल इसकी हत्या करूंगा। इसके बाद इनको ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। ध्यान दीजिएगा, मदनलाल धिंगरा को ट्रेनिंग देना शुरू किया। सावरकर ने गोली चलाना सिखाना अंदर ही। अब वो कैसे सिखा रहे थे कि साइलेंसर लगा के, कि कैसे की आवाज नहीं आती थी, लेकिन निशाना लगाना शुरू किया। और इधर क्या हुआ, गड़बड़ी क्या हो गई कि 1907 में जब इन्होंने मनाया था वो 1857 का 50वीं सालगिरह, उसके बाद ये निशाने पर आ गया और इनके खिलाफ जासूसी, मतलब बहुत ज्यादा घेरे जाने लगा ये इंडिया हाउस। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा को लगा कि मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा। तो वीर सावरकर और सब लोगों ने प्लानिंग किया कि आप यहां से निकलिए। वहां से निकल कहां जाते हैं ये? पेरिस। ध्यान दीजिएगा, अब इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। ये पेरिस चले जाते हैं। कौन? श्यामजी कृष्ण वर्मा। चूंकि हमारे आज के क्लास का सबसे मुख्य बिंदु है ये श्यामजी कृष्ण वर्मा, ठीक है, ये तो सहयोगी है। तो इधर मदनलाल धिंगरा को ट्रेनिंग हो रही थी, उधर श्यामजी कृष्ण वर्मा चले गए पेरिस चले गए। यहां पर इन्होंने कहा कि चलो भाई अब हत्या करो उसकी। तो 1909 में, ध्यान दीजिएगा, 7 में तो चले गए वो, कहा? पेरिस। यहां पर 1909 की घटना हो रही है। 1909 में जब भारतीय लोगों की और अंग्रेजों की दोनों की एक एसोसिएशन का एक मतलब पार्टी थी, उसी पार्टी में कर्नल वायली को भी इनवाइट किया गया था। इस करजन वायली को इनवाइट किया गया था। उसी में जाते हैं मदनलाल धिंगरा। ट्रेनिंग लेने के बाद डायरेक्ट वहां पर 4-5 गोली मारते हैं। मारने के बाद तुरंत अपने मतलब मार देते हैं, जान से मर जाता है। यहां तक कि एक भारतीय भी गलती से उसको भी गोली लगता है, वो भी मर जाता है। और इन्होंने अपने शूट करने का प्रयास किया कि मैं पकड़ा जाऊंगा तो बुरा होगा, लेकिन तब तक तो अंग्रेजों ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इन पर मुकदमा चला। मुकदमा के दिन मित्रों, आपको जानकर हर्ष होगा, मुकदमा के दिन इन्होंने कहा कि पहली बात तो ये गलत है कि हमारे ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा है। हे इंग्लैंड के वासियों, अगर तुम्हारे ऊपर जर्मन का अधिकार होता है, जर्मन आक्रमण करते हैं, तुम क्या करोगे? उनसे लड़ोगी। हमारी भारत मां पर आपका अत्याचार हो रहा है, आप लोग बुरा कर रहे हो। तो पहली बात ये अदालत चलाना ही बेमानी है। मैंने अपने देश का फर्ज अदा किया है ना। आप लोग आर्थिक और सामाजिक दोहन कर रहे हो, बुरी तरीके से हमारे देश को लूट रहे हो, तो मैंने एक अंग्रेज को मार दिया तो क्या बुरा किया? दूसरी बात, जब उनसे कहा गया कि अपने लिए वकील करो, तो उन्होंने कहा कि सवाल ही नहीं उठता, कोई वकील नहीं चाहिए। बिल्कुल, मैं जानता हूं मेरा निर्णय क्या होगा, मुझे फांसी दी जाएगी या गोली मारी जाएगी, तो फिर इसके लिए मैं तैयार हूं, क्या डरना। उन्होंने कहा कि मैं अपनी इस मातृभूमि से प्रार्थना करता हूं, मतलब भारत माता से, कि मैं बार बार वहीं पर जन्म लूं, उसी माँ की कोख से जन्म लूं। और उनको फांसी दे दी गई। मित्रों, 1909 में फांसी दे दी गई। और जब इनके ऊपर केस चल रहा था और लोग इनके ऊपर उल्टा पलटा आरोप लगा रहे थे, तो कोई जवाब देने वाला नहीं था। सिर्फ जवाब देने वाले थे वीर सावरकर। उन्होंने कहा नहीं, ये गलत हो रहा है, सारा गलत है, इनके ऊपर सारा इल्जाम गलत है। तो जम करके विरोध किया और वहीं से ये निगाह में आ गया अंग्रेजों के। अरे बाप रे, एक और श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, वो तो भग गए, एक और ही कौन बंदा पैदा हो गया, वीर सावरकर। तो वहां पर ये निगाह में आ गए। इनको भी अब अंग्रेजी लोग
इनके पीछे पड़ गए, जासूसी कर रहे, इनको तो फांसी दे दी गई। यहाँ तक कि वीर सावरकर ने उनके पार्थिव शरीर, जो उनका मृतक शरीर था, उसको लेने का प्रयास किया, लेकिन अंग्रेजों ने नहीं दिया। और कब आया ये? 1976 में, इंदिरा गांधी के काल में यह भारत आया, इनकी अस्थियां भारत आई। ठीक है, तो अब पेरिस चले गए। कौन पेरिस चला गया? हमारे श्यामजी कृष्ण वर्मा, यानी फ्रांस में। गड़बड़ी क्या हुई कि 1910 में ये वीर सावरकर भी निकल लिए। कहां निकल लिए? फ्रांस में। फ्रांस में ये भी निकल लिए, इनको पता चला कि मैं भी गिरफ्तार हो जाऊंगा। फ्रांस से कुछ दिन बाद ये आते हैं और आते ही इंग्लैंड वाले गिरफ्तार कर लेते हैं। मतलब ये अंग्रेज लोग गिरफ्तार कर लेते हैं। कहां आते हैं? इंग्लैंड में ही। गिरफ्तार करके जब ये ले जाते हैं जहाज से, इनको पानी वाले जहाज से जब ले जाते हैं, तो वहां से ये कूद जाते हैं। बाथरूम में जाने का बहाना करते हैं सावरकर जी, और वहां से कूद करके, तैर करके फ्रांस के तट पर। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको तनी भी नक्शा पता होगा तो इधर इंग्लैंड है, यहाँ इंग्लिश चैनल है, यहाँ फ्रांस है। तो यानी यहीं पर जब इधर काफी दूर तक आ गए थे यहाँ पर, तो यहाँ कूद करके आ गए, फ्रांस के तट पर आ गए। लेकिन फ्रांसीसी लोग बेचारे गलत फहमी में, चूंकि उनकी भाषा समझ नहीं पाए, वो फ्रांसीसी फ्रेंच जानते नहीं थे, उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि मुझे गलत पकड़ा जा रहा है, मुझे बचा लो, लेकिन कोई समझ नहीं पाया। इन लोगों ने पकड़ करके इंग्लैंड को दे दिया। अब श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस में थे, यानी फ्रांस में थे। उनको कष्ट हुआ कि मेरे चेले, मेरे दोस्त वीर सावरकर को आप लोगों ने सौंप कैसे दिया। गुस्से में वहां से चले गए। कहां चले जाए? जिनेवा। जिनेवा कहां है? स्विट्जरलैंड में। ध्यान दीजिएगा, फ्रांस से इनका मन भर गया, क्योंकि फ्रांस में इन्होंने बहुत समय बिताया था। फ्रांस में, पेरिस में भी इन्होंने इंडिया हाउस बनाया था। ध्यान दीजिएगा मित्रों, पेरिस में भी इन्होंने इंडिया हाउस बनाया था। और जिनेवा स्विट्जरलैंड में आते हैं, वहीं पर क्रांतिकारी गतिविधियां चालू रखते हैं, अंदर अंदर बहुत से काम करते हैं, बड़े बड़े केस होते हैं। यहाँ तक कि जो गदर आंदोलन 1915 का होता है, सारे लोगों ने मिलकर जो बनाने का प्रयास किया था, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उसमें भी इनका बड़ा योगदान रहता है। लेकिन ये बेचारे पकड़े जाते हैं। कौन? वीर सावरकर को पकड़ करके फिर दे दिया जाता है। उसके बाद उनके ऊपर नासिक षड्यंत्र केस में मुकदमा चलाया जाता है। उसके बाद उनको भेजा जाता है अंडमान निकोबार में, और बहुत ही यातनामयी पीड़ा के साथ उनका जीवन गुजरता है। किसका? वीर सावरकर। बाद में देखेंगे। तो ये पेरिस से चले गए जिनेवा, और जिनेवा में 1930 में 31 मार्च 1930 को, चूंकि 30 मार्च मतलब रात में 11:30-12 बजे इन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया। इनकी पत्नी का नाम था भानुमति। इन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि मैं तो मर रहा हूं आज, चूंकि इनकी तबीयत खराब हो गई थी, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई, और उनको लगा कि अब मैं नहीं बचूंगा। तो इन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी जो लाइब्रेरी है, चूंकि बहुत विद्वान आदमी थे, लाइब्रेरी ऑफ पेरिस को सौंप देना, पेरिस यूनिवर्सिटी को, और उनको दे देना, और उससे जो कुछ अगर प्राप्त होता है, अर्जन होता है, पैसे वैसे रहता है, तो बांट देना, विद्वानों में बांट देना। और इन्होंने क्या किया पता है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने वहां के जो लोकल प्रशासन था, कहां के? जिनेवा। जिनेवा का जो लोकल प्रशासन था वहां से, और एक जो सेनेटरी था, सेंट जॉर्ज सेनेटरी, समझिएगा, सेंट जॉर्ज सेनेटरी, सेंट जॉर्ज सेनेटरी। सेनेटरी माने सेनेटरी नहीं, सॉरी, सिमेट्री। सिमेट्री, सिमेट्री माने कब्रिस्तान। तो उससे इन्होंने एक अनुबंध किया, करार किया कि अगर मैं मर जाता हूं और मेरी पत्नी भी कभी गुजर जाती है, तो दोनों की जो अस्थियां हैं उसको कम से कम 100 साल तक आप लोग रखोगे। पैसा दिया इनको, बकायदे पैसा दिया। वहां का जो प्रशासन था जिनेवा का, और सेंट जॉर्ज सिमेट्री, ये जो था, इनको कुछ पैसे देकर के और करार किया कि 100 साल तक हमारी अस्थियां, और अगर इसी बीच हमारा भारत आजाद हो जाता है तो मेरी अस्थियों को, मेरी प्रार्थना है कि भारत में भेज देना। ध्यान दीजिएगा मित्रों, समझ लीजिए जैसे कब्रिस्तान है जहां पर रखा जाता है, भाई ये तो हिंदू थे, कब्रिस्तान माने गाड़ी थोड़ी जाएंगे, लेकिन फिर भी इन्होंने इनसे करार किया कि 100 साल तक आप हमारा रखिएगा, कहीं हमारा क्षति मत करिएगा, और अगर हमारा देश आजाद हो जाता है तो उसको पहुंचा दीजिएगा। और गुजर गए। गुजरने के बाद 1930 में, ध्यान दीजिएगा, 1930 में ये गुजर गए। उसके बाद इनकी पत्नी भी गुजर गई, तो उनका सबका एक ही जगह रखा गया, इसे सेंट जॉर्ज सिमेट्री में। और
गुजरने के बाद कहीं नहीं गया। 17 साल बाद हमारा देश आजाद हो गया। उसके बाद पता नहीं कितने दिनों तक इंदिरा गांधी ने एक बार प्रयास किया इसको लाने का। श्यामजी कृष्ण वर्मा जैसे एक दूरदर्श महारथी का अस्थि कलश लाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद हमारे आज के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जब ये 2003 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब इन्होंने बड़ा प्रयास किया, क्योंकि इनके देखिए आदर्श चाहे विवेकानंद जी हो चाहे कोई और भी हो, लेकिन फॉलो बहुत ज्यादा करते थे ये किसको, एक तो गुजरात के थे, गुजरात के बहुत बड़े रोल मॉडल हमारे श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो इन्होंने बड़ा प्रयास किया। स्विट्जरलैंड के जो जिनेवा था उस प्रशासन से बड़ा प्रयास किया कि उसके अस्थि हमको दे दो। आप क्या करोगे भाई? तो जो ये सेंट जॉर्ज सिमेट्री था, इनसे इन्होंने करार जो था उसी के आधार पर लेकर के आए। मोदी जी, ध्यान दीजिएगा, मिस्टर मोदी जब मुख्यमंत्री थे तो यहाँ पर लेके आए, और यहाँ महाराष्ट्र, यहाँ गुजरात, तो यहां से लेकर के यहां तक इन्होंने जुलूस, जहां इनका गांव था मांडवी, जो मांडवी था, तो मुंबई में इनका अस्थि कलश आया पहले, और मुंबई से यहां तक बहुत बड़ा रथ यात्रा इन्होंने अस्थि कलश लगाया और हजारों लाखों लोगों को साथ लेकर वहां पर आए। और इनके गांव मांडवी में इन्होंने वह रखा, गाड़ा उसको, और वहीं पर क्या बनाया, फिर से एक इंडिया हाउस बनाया। मैंने उसका नाम रखा क्रांति तीर्थ। मित्रों, सेम डिजाइन, वही 3 तल्ला का, जिस प्रकार से इंडिया हाउस था हमारा वहां इंग्लैंड में, उसी प्रकार से यहां पर था, मतलब मांडवी में इन्होंने बनाया, मिस्टर मोदी जी ने, क्रांति तीर्थ। आज यह गुजरात का बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है, और जो भी जाता है वहां पर वो जरूर मांडवी में जाता है। बहुत बड़ा अच्छा खासा कमाई का स्रोत भी है। और कहते हैं कि मोदी जी ने जो दाढ़ी उड़ी रखा है जिस स्टाइल में, अगर आप श्यामजी कृष्ण वर्मा का फोटो देखेंगे कहीं पर भी, चाहे जहां पर गूगल करेंगे अगर कहीं, तो एकदम सेम मोदी की तरह, मतलब उनको फॉलो करते हैं, कहा जाता है ऐसा। तो 2003 में इनकी अस्थि कलश को हमारे भारत में जगह मिला। मित्रों, ये थी कहानी हमारे श्यामजी कृष्ण वर्मा की। जी हाँ, मदन लाल धिंगरा की। मदन लाल धिंगरा ने मारा किसको? करजन वायली। करजन वायली को घर में घुसकर मारा। कब मारा? 1909 में मारा। और इंग्लैंड में जाकर के हत्या करने का यह पहला प्रयास था किसी भारतीय द्वारा। बाद में उधम सिंह ने मारा माइको डायर को, और भी बड़े कांड हुए, लेकिन यह पहला कांड था। और किसके अभिप्रेरणा से? वीर सावरकर। वीर सावरकर को तो फिर दूसरी कहानी हो गई, चले गए वो, है ना, वो तो आजादी के बाद भी जिंदा रहे। लेकिन ये कहानी थी श्यामजी कृष्ण वर्मा की। इन्होंने क्या बनाया था मित्रों? इंडिया हाउस। कहां पर? लंदन में। सेम आज इंडिया हाउस कहां है? मांडवी में, गुजरात में। क्रांति तीर्थ नाम से है वो, जो कि हमारा बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है। ठीक है मित्रों, तो आप ऐसे महापुरुष को श्रद्धा सुमन जरूर अर्पित करिए। जब उनका बर्थडे आए, जब उनका जन्मदिन आए, तो कम से कम कभी याद कर लीजिए कि ऐसे महापुरुष जिनको हमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु इन सबसे कम महत्व तो नहीं देना चाहिए, लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं, उनको भूल जाते हैं, या ये कहिए जानते ही नहीं। तो मेरा प्रयास है आपको ये बताने का। और परीक्षा के लिहाज से तो लाजवाब है ही। क्यों? क्योंकि इंडिया हाउस कब बना, प्लस ये इंडियन सोशलॉजिस्ट नामक पत्रिका, ये यहां से भी निकालते थे और बाहर भी निकालते थे। बाहर भी, स्विट्जरलैंड में, जिनेवा में, पेरिस में, यहाँ भी। और इनके ध्यान दीजिएगा, इनके जो इंडिया हाउस थे वहां पर महात्मा गांधी भी जाकर रुके थे कुछ दिन के लिए, बाल गंगाधर तिलक भी रुके थे, यहां तक कि लेनिन, रूस के क्रांति का जनक था, लेनिन भी कुछ दिन रुका हुआ था। और ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियां वहां पर जाकर रुकती थी। ठीक है मित्रों, आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और लग रहा है कि आपको अच्छा लग रहा है, भारत के इतिहास को लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो आप शेयर करिए, जम के शेयर करिए, बताइए, समझाइए, अच्छे लोगों के पास पहुंचाइए। फालतू सब्सक्राइब बढ़ाने से केवल नहीं मतलब है, ऐसे लोगों तक पहुंचाइए जो इसका महत्व समझ सके। ठीक है मित्रों, जैसा हो लाइक डिसलाइक करके बताइएगा कैसा लगा। बहुत जल्दी फिर मिलते हैं। नमस्कार।